ठीक है, तो हम यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन पेपर का मई जून 2015 पेपर नंबर 22 इसका क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे विच इज रिलेटेड टू क्लब अकाउंट्स सब्सक्रिप्शन. ये the following information is available for Extenchess Club receipt and payment account. इसको हम बैंक अकाउंट भी बोलते हैं. अच्छा, क्लब के अंदर ना बैंक को बैंक नहीं बोला जाता, उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं. आपको पता है बैंक की नेचर होती है बेटा डेबिट, यानी कि जो रिसीट्स होती हैं वो सारी आपकी डेबिट साइड पे गई और जो पेमेंट्स हैं वो सारी आपकी क्रेडिट साइड पे गई हुई हैं, जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शन, कंपटीशन एंट्री फीस रिसीव, डोनेशन. और हमारा बैलेंस क्रेडिट डाउन आया है 1930. यानी कि ये बेसिकली शो कर रहा है कि भाई आपका पेमेंट ज़्यादा हुई है बैंक से और पैसे कम रिसीव किए, तो इसीलिए बैंक अकाउंट में नेगेटिव पैसे पड़े हुए हैं, बैंक बैलेंस नेगेटिव है. अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ना ओपनिंग वैल्यूज गिवन है 1 अप्रैल 2014 की और क्लोजिंग वैल्यूज गिवन है 31 मार्च 2015 की. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का मतलब होता है बेटा सब्सक्रिप्शन प्रीपेड. सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन ओइंग. फिक्सचर्स एंड फिटिंग एट वैल्यूएशन. फिक्सचर्स एंड फिटिंग एट वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जो फिक्सचर्स एंड फिटिंग की बेटा नेट बुक वैल्यू है वो हमें बता दी गई है. एक की है 4,000 और दूसरे की है 4400. ठीक है, यानी कि साल के शुरू में आपके फिक्सर्स एंड फिटिंग की नेटबुक वैल्यू थी 4000 और एट ईयर एंड आपकी नेटबुक वैल्यू हो गई 4400. अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर नेटबुक वैल्यू बढ़ कैसे गई. नेटवर्क वैल्यू तो डिक्रीज होनी चाहिए, ये इंक्रीज कैसे हो गई. तो इंक्रीज ऐसे हुई कि भाई साल के दौरान हो सकता है उसने कोई एडिशनल फिक्सेस एंड इक्विपमेंट परचेज किए हों, खरीदे हों, तो जाहिर सी बात है खरीदेगा तो जाहिर सी बात है ना, फिक्सेस एंड फिटिंग की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और नेटवर्क वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी अगर उसने और खरीदे. तो उसका मतलब यही है ना, उसने और खरीदे होंगे बेटा. और वो मुझे बैंक अकाउंट से पता भी चल सकता है. अगर आप बैंक अकाउंट देखें तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ भी है परचेज ऑफ फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट 1100, $1100 के आपने फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट परचेज किए थे. रेंट ऑफ क्लब, जो क्लब का रेंट है अक्रूड. अक्रूड का मतलब होता है ओइंग. जो रेंट का क्लब है वो बेटा ओइंग है, वो अक्रूड है. कितना ओपनिंग है आपका 70, क्लोजिंग नहीं पता. अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अक्रूड, जो बाकी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी ओइंग है. क्या स्टार्ट ऑफ द ईयर पे 190 है, एट एंड ऑफ द ईयर 20 है. एक्यूमुलेटेड फंड हमें नहीं दिया हुआ, वो हमें कैलकुलेट करना है. 280 of subscription in arrears were subsequently received. Subscription not paid after 12 months are considered irrecoverable. अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई वो सब्सक्रिप्शन जो आपने 12 महीने में पे नहीं किया, यानी कि एक साल के अंदर अंदर जो नहीं रिसीव किए, उनको हम कंसिडर करेंगे एज इररिकवरेबल. अब यहाँ पे पार्ट ए में बेटा वो हमसे बोल रहा है कि हमने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है. मैंने आपको फॉर्मेट बताया हुआ सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, सेम वही फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे. सबसे पहले बेटा हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा ओइंग ब्रॉट डाउन, OPPO ओप्पो. प्रीपेड ब्रॉट डाउन, प्रीपेड कैरेट डाउन, ओइंग कैरेट डाउन. बैंक कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, कि जब हम सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट. अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यू मिल जाएगी. ये सब करने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना है. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग नहीं है लेकिन क्लोजिंग दिया हुआ है, यानी कि प्रीपेड सब्सक्रिप्शन हमें ओपनिंग नहीं दी हुई, क्लोजिंग हमें बता दी है. क्लोजिंग बेटा हमें गिवन है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है 450.
तो प्रीपेड कैरेट डाउन आपके पास आ गया 450। फिर बेटा वो कह रहे सब्सक्रिप्शन इन अरियर, सब्सक्रिप्शन ओइंग कितना है 530 और 750। 530 और 750 क्लोजिंग है हमारी। बैंक की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा। हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की थी, बहुत जाहिर सी बात है हमें रिसीट इन पेमेंट अकाउंट या बैंक अकाउंट से पता चलेगा। अगर आप बैंक अकाउंट में देखें तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू नजर आ रही होगी सब्सक्रिप्शन की, वो कितनी है 33,260। और कॉमन सेंस भी है, जाहिर सी बात है रिसीट है, रिसीट आपके बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे ही जाएगा, क्योंकि जो रिसीट हम करेंगे उससे हमारे बैंक की वैल्यू इंक्रीज होगी, बैंक की वैल्यू बढ़ेगी। जब बैंक की वैल्यू इंक्रीज होती है, बैंक एसेट है, एसेट की नेचर डेबिट होती है, जब एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो जब सब्सक्रिप्शन रिसीव की होगी तो बैंक की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी, वो हमारे लिए रिसीट है। तो बेटा ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा 3260। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे चला जाएगा 3260। अच्छा, कुछ बैड डेट की एडजस्टमेंट यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन 2 में उसने बेटा मुझे बोला, अब एडजस्टमेंट्स को ना पढ़ना बड़ा जरूरी है। अगर आप ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ें तो इसमें देखें क्या बोल रहे हैं। $280 ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1 April 2014 वर सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड। बेटा 280 की जो सब्सक्रिप्शन थी वो हमने सब्सिक्वेंटली रिसीव कर ली थी, लेकिन कब रिसीव की थी, इन अरियर्स ऑन 1 April 2014। 1 April 2014। अच्छा, और हम यहाँ पे इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि भाई वो सब्सक्रिप्शन जो हमें 12 महीनों के अंदर अंदर नहीं मिली, हम उसको ट्रीट कर देंगे आज बैड डेट। बैड डेट का मतलब है भाई ये पैसे गए, अब ये पैसे वापस नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सही है बेटा। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो $280 की सब्सक्रिप्शन ओइंग थी 1 April 2014 को, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स थे $280 के, वर सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड, उनको हमने रिसीव कर लिया है, वो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई हैं। ऐसे ही है बेटा। तो बेटा यहाँ पे उसने क्लियरली बोला है कि दो $280 की जो सब्सक्रिप्शन है वो हमने रिसीव किया, जो सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स थी $530, उसमें से सिर्फ हमने $280 रिसीव किया, यानी कि हमने पूरा अमाउंट रिसीव नहीं किया। तो दिस मीन्स कि यार 530 में से 280 आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 530 में से 280 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, बचेगा आंसर 250। ये जो 250 है ना, इसको मैं ट्रीट कर लूंगा एज बैड डेट, क्योंकि उसने नीचे यही बोला है कि सब्सक्रिप्शन नॉट पेड आफ्टर 12 months आर कंसिडर्ड एज इररिकवरेबल, कि भाई ये इररिकवरेबल है, ये नहीं मिलने वाला हमें वापस। तो बैड डेट जो है वो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स को डिक्रीज करता है। वो सब्सक्रिप्शन बेटा जो मैं रिसीव नहीं कर सकता, उसके लिए क्या एंट्री हम पास करेंगे, एंट्री हम पास करेंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आपका बैड डेट चला जाएगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गए ना, मुझे पता है कि यार ये मैं पैसे नहीं रिसीव कर सकता। होता है कस्टमर ने सर्विस ले ली, कस्टमर ने बोला हम करवा देंगे, रिन्यू करवा देंगे, और उसने नहीं करवाई रिन्यू, तो उसने एक पॉलिसी बना दी, उसने कहा कि भाई जो 12 महीने के अंदर अंदर रिन्यू नहीं करवाएगा ना, उसको आप बैड डेट ट्रीट कर दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम बैड डेट इसको ट्रीट कर देंगे कितने अमाउंट से बेटा, $250 से। अब मैंने कुछ भी नहीं करना,
ये मैंने सारा कंप्लीट कर दिया, मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यू सिर्फ निकालनी है। क्या करूंगा बेटा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा। जो कैरेट डाउन बचेगा ना, यानी कि जो बड़ी वाली साइड में से आप छोटी वाली साइड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगा ना, वो आपका जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैरी फॉरवर्ड होगा। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो ये है। अगर मैं डेबिट साइड को ऐड करूं, ठीक है, तो वो छोटी वाली साइड है। क्रेडिट साइड को अगर आप ऐड करें ना, तो वो बड़ी वाली साइड है। क्रेडिट साइड में मैंने इन तीनों वैल्यूज को बेटा ऐड किया, मेरे पास आंसर आएगा 4260। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा, 4260 में से 530 और 450 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो रिमेनिंग अमाउंट मेरा कितना बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट मेरा बचेगा 3280। और ये दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएंगी, 4260 और 4260। इतनी सी बात थी। उसने बस ये बोला था कि यार जो मेरी पुरानी ओइंग थी जो मैंने रिसीव करनी थी, उसमें से 280 रिसीव कर लिया, रिमेनिंग नहीं रिसीव किया। अब वो बोल ये रहे कि भाई जो 12 महीने के अंदर अंदर आप रिसीव नहीं करोगे, आप उसको बेड डेट ट्रीट कर दो। तो मैं भी यही करता हूँ कि जो नहीं रिसीव किया 12 महीने के अंदर अंदर, उसको बेड डेट ट्रीट कर लेता हूँ। मैंने 250 को बेड डेट ट्रीट कर लिया बेटा। अब हमने ये कर लिया, अब हम बनाएंगे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट सेम होता है, कुछ भी नहीं करना। इनकम्स पहले लिखते हैं। अब इसका तो देखते हैं कि सबसे पहले इसकी इनकम्स हैं क्या क्या। जो इनकम्स होंगी बेटा उसको हम ऐड करेंगे, एक्सपेंडिचर्स होंगे उसको ऐड करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आपका या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। इनकम, अब इनकम में सबसे पहली चीज तो सब्सक्रिप्शन चली जाएगी, जो अभी मैंने आपके सामने कैलकुलेट की है। सब्सक्रिप्शन, अब इसकी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यू आई थी, वो हम देख लेते हैं कितने बेटा, 3280, 3280। अच्छा बेटा, और क्या है, ऊपर जाते हैं बैंक अकाउंट में देखते हैं कि भाई क्लब के लिए और क्या है। सबसे पहले तो कंपटीशन एंट्री फीस रिसीव्ड और डोनेशंस हैं। डोनेशंस के अलावा कुछ और है नहीं सर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दोनों है। तो ये कितना है बेटा, 1580, 1580 और 830। कंपटीशन, क्लब में कोई कंपटीशन हुआ होगा, उसकी फीस जो है वो भी हमारी इनकम है। कितनी फीस रिसीव की है, 1580। और डोनेशंस हमने दी हैं, डोनेशंस कितना है बेटा, 830, नहीं 350। देख लेते हैं ऊपर, डोनेशंस है हमारे पास, हाँ 350। अब यही है हमारे पास, ये तीन इनकम्स हैं। अब इन तीन इनकम्स को बेटा हम ऐड कर लेंगे। 3280 प्लस 1580 प्लस 350, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5210। ये हमारी टोटल इनकम हो गई। अब एक्सपेंडिचर्स पे आ जाते हैं। अब बेटा एक्सपेंडिचर्स पे आ जाते हैं। अब क्लब के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना, हम सारे लिख देंगे। एक्सपेंडिचर्स, सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से बेटा एक्सपेंसेस हैं। हमारे पास है रेंट, ये रहा। और डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन ना मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन में कैसे कैलकुलेट करूंगा, जब भी बेटा मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दी हुई हो ना डेप्रिसिएशन की, तो हम रीवैल्यूएशन वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। रीवैल्यूएशन वाले मेथड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा,
ओपनिंग नेटबुक वैल्यू एड परचेजेस, ठीक है, माइनस सेल्स इक्वल्स टू क्लोजिंग, माइनस क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू कितनी है। अगर आप देखें आपको नजर आएगा कि आपकी जो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू है वो है 4000। फिर हमने कुछ परचेजेस भी करी हैं, परचेजेस करी हैं फिक्सर्स एंड इक्विपमेंट की, ये 1100, तो 4000 प्लस 1100। कुछ बेचा है? नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं सेल किया, ठीक है। और क्लोजिंग जो नेटबुक वैल्यू है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -4400। तो हमारे पास बेटा डेप्रिसिएशन आ जाएगी 700। कैसे निकालिए डेप्रिसिएशन? ओपनिंग नेटबुक वैल्यू 4000, उसके अंदर हमने जो एडिशनल फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट परचेज किए थे 1100 के, वो हमने ऐड कर लिए, और क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू 4400 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई $700। हमारे पास डेप्रिसिएशन बेटा आ गई $700। 4000 प्लस 1100 माइनस 4400। तो एक्सपेंडिचर्स में सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन 700। फिर उसके बाद अगली चीज क्या है? अगली बेटा हमारे पास है रेंट। अब रेंट जो है उसका मैं टी अकाउंट बना सकता हूँ। रेंट एक एक्सपेंस है, ठीक है। अब एक्सपेंस का टी अकाउंट बेटा कैसे बनेगा? उसका भी फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, POOP बैंक। तो क्या प्रीपेड ब्रॉड डाउन है? नहीं सर, तो कुछ भी नहीं जाएगा। क्या प्रीपेड कैरेट डाउन है? जी सर 50 है। क्या ओइंग ब्रॉड डाउन है? जी सर 70 है। सर बैंक की वैल्यू कितना है? कितना है? रेंट हमने पे किया है, रेंट ऑफ क्लब रूम 2000। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाएगी। हम सिंपली 2000 माइनस 70 प्लस 50, 2000 माइनस 70 प्लस 50 करेंगे तो हमारे पास बेटा रेंट की वैल्यू आ जाएगी, रेंट की हमारे पास बेटा वैल्यू आ जाएगी 1880। सही है, रेंट हमारे पास आ गया बेटा 1880। बस इसी तरह से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अक्रूड है, तो इसमें भी बेटा हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन चलें, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1350 हमने पे किए हैं, तो इसका भी एक छोटा सा टी अकाउंट बना लेते हैं। प्रीपेड ब्रॉड डाउन है, देख लेते हैं। ओइंग, ओइंग ब्रॉड डाउन है और ओइंग कैरेट डाउन है। 190 और 20। ओइंग ब्रॉड डाउन 190, ओइंग कैरेट डाउन 20। बैंक की वैल्यू कितनी है? 1350। ठीक है बेटा, अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ वैल्यू। मैं क्या करूँगा, 1350 प्लस 20 माइनस 190। 1350 प्लस 20 माइनस 190 करेंगे तो हमारे पास 1180 आ जाएगा। 1180 अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1180। अच्छा अब ये मैंने सारी ना एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, तो रिमेनिंग जो एक्सपेंसेस है मैं वो सिंपली लिख सकता हूँ। रिमेनिंग और कौन कौन से बेटा एक्सपेंसेस है हमारे पास? सैलरी है, वो मैं बस ऊपर से वैल्यू उठा के लिख रहा हूँ। क्या है? 250। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो कितने हैं बेटा? 1900। बेड डेट है, जो ऊपर अभी मैंने आपके सामने निकाला था, 250।
तो हमारे पास रेंट आ गया, सैलरी आ गई, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ गए, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, डिप्रिसिएशन आ गया, और बेड डेट आ गया। अब मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ। इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 6160। इनकम और एक्सपेंसेस को बेटा मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास डेफिसिट आएगा, क्योंकि इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो हमारे पास ये डेफिसिट आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, डेफिसिट आएगा। अगर आप 5210 में से 6160 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका डेफिसिट आ जाएगा -1700। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा तवज्जो दे के करेंगे ना तो चीज़ हो जाएगी सॉल्व। सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एडजस्टमेंट्स को देख लिया। मैंने सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो आसान है, उसमें कुछ इतनी मुश्किल बात नहीं है। फिर अगली चीज़ थी बेटा डिप्रिसिएशन निकालना, वो थोड़ा मुश्किल था। उसके लिए हमने एक फार्मूला इस्तेमाल किया। कौन सा फार्मूला है बेटा? ओपनिंग नेटबुक वैल्यू एट परचेज माइनस सेल्स माइनस क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। तो जो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू है उसके अंदर आप परचेजेस को ऐड कर देंगे, और अगर कुछ सेल्स हुई है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बट इसने कोई सेल्स करी नहीं है। ऑब्वियसली देखो, थोड़ा सा ना कॉमन सेंस भी मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो परचेजेस करे तो जाहिर सी बात है वो पेमेंट वाली साइड पे ही आएगा, आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, वो इस तरह से होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट ही होता है, ठीक है बेटा। बस फर्क ये होता है कि क्लब में ना बैंक अकाउंट को बैंक अकाउंट नहीं बोलते, उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसे होता है। यहाँ डेबिट साइड पॉजिटिव होता है, क्रेडिट साइड नेगेटिव होता है। तो जो भी आपकी रिसीट होती है ना, जो आपको पैसे मिल रहे होते हैं, जो क्लब पैसे रिसीव करते हैं, वो डेबिट साइड पे आ जाता है। और जो क्लब पेमेंट्स कर रहा होता है वो आपका क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाता है। बस ये होता है, और कुछ भी नहीं। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस मैं खुद इस्तेमाल करूंगा। अगर बेटा वो परचेज कर रहा है तो वो पेमेंट वाली साइड पे आएगा ना। अगर आप इक्विपमेंट खरीदते हो या कोई भी चीज परचेज करते हो तो आप उसके लिए पे करोगे, तो वो आपकी पेमेंट वाली साइड पे आएगा, और रिसीट वाली साइड पे तो नहीं आएगा ना। तो मैं डेबिट वाली साइड देखूंगा ही नहीं अगर मुझे पेमेंट्स देखनी है। अगर मुझे पेमेंट्स देखनी होंगी तो मैं क्रेडिट साइड वाली देखूंगा। मैं अपना टाइम क्यों जाया करूंगा डेबिट वाली साइड देखे? रिसीट देखना होगा तो डेबिट वाली साइड देखूंगा। तो मैंने भी बेटा यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही किया। मैंने भी बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही किया। अब मैंने यहाँ पे देखा, मैंने कहा यार अच्छा इसने रिसीव कितना किया है, इसने परचेज किया, तो जाहिर सी बात है वो पेमेंट वाली साइड पे आएगा। कितना परचेज किया? 1100। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, 8 परचेजेस, कुछ सेल्स हुई हैं आपके नॉन करंट एसेट की, फिक्सेस एंड इक्विपमेंट की, यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा, तो उसे नहीं बेचा होगा कोई भी अपना नॉन करंट एसेट। तो बस हमने क्या किया, हमने कर दिया ओपनिंग नेटवर्क वैल्यू 8 परचेजेस माइनस क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। बस डेप्रिसिएशन आ गई हमारी। फिर इसी तरह से बेटा मैंने एक छोटा सा टी अकाउंट बना लिया रेंट एक्सपेंस का। एक्सपेंस का सिंपल फॉर्मेट होता है PWP, प्रीपेड ब्रॉट डाउन, ओइंग ब्रॉट डाउन, ओइंग कैरेट डाउन, प्रीपेड कैरेट डाउन। क्योंकि प्रीपेड ब्रॉट डाउन नहीं है तो मैं उसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा। ओइंग ब्रॉट डाउन 750 है, ओइंग कैरेट डाउन भी नहीं है, लेकिन प्रीपेड कैरेट डाउन है 50। बैंक की वैल्यू है बेटा 2000, तो हम क्या करेंगे, 2000 माइनस 70 प्लस 50 ब्रैकेट डाल के हम इस तरह से करेंगे, 70 प्लस 50 माइनस 2000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की 1880 रेंट आ गया। सेम गोज फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हम इसी तरह से करेंगे, क्योंकि आप देखें अगर तो आपको नजर आएगा 190 जो है वो ओइंग ब्रॉट डाउन है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, और 20 जो है वो कैरेट डाउन है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ठीक है। बेड डेट की भी एडजस्टमेंट बेटा बिल्कुल सिंपल थी। 280 ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1 अप्रैल 2014 वर सब्सिक्वेंटली रिसीव। $280 की सब्सक्रिप्शन थी, वो आपने सब्सिक्वेंटली रिसीव की हैं। यानी कि जो पुराना हमने रिसीव करना था बेटा 530, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 280 रिसीव किए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 250 आंसर आएगा। यानी कि जो 250 है वो हम ट्रीट कर देंगे आज बेड डेट, क्योंकि मैंने रिसीव करना था 530, उसमें से सिर्फ 280 रिसीव किया। और उसने नीचे ही थर्ड पे एक एडजस्टमेंट बोली है कि अगर 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी गई तो मैं उसको आज बैड डेट ट्रीट कर लूंगा। तो जाहिर सी बात है उसने नहीं पेमेंट करी 12 मंथ्स के अंदर अंदर, तो हम रिमेनिंग अमाउंट 250 को आज बैड डेट ट्रीट कर लेंगे। 250 मेरा बैड डेट हो जाएगा, इररिकवरेबल डेट, कि भाई ये पैसे मुझे नहीं वापस मिलने वाले। आपने इनकम सारी लिख ली, एक्सपेंडिचर सारे लिख लिए, डेप्रिसिएशन निकाल लिया, रेंट निकाल लिया, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल लिए, और सैलरी बस बाकी रिमेनिंग मैंने ऊपर से देखा। सैलरी यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि उसने ट्रेजरी सैलरी 250 पे की है बेटा। कंपटीशन प्राइजेस 750। अच्छा एक और चीज ऐड कर लें, कंपटीशन प्राइजेस, ठीक है।
कंपटीशन प्राइजेस भी आप ऐड कर लें अपने पास। एक्सपेंडिचर्स में एक और चीज ऐड होगी, कंपटीशन प्राइजेस, क्योंकि कंपटीशन प्राइजेस जो है वो हमारा एक्सपेंस है। जो हमने कंपटीशन के प्राइजेस दिए हैं वो हमारा एक्सपेंस होगा, तो कंपटीशन प्राइजेस आपके एक्सपेंसेस में आ जाएगा। बेड डेट भी एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी एक्सपेंस है। ये सब करने के बाद बेटा टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 6160। और जब आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डेफिसिट आएगा 1700 का।